हाँ जी। तो अब मैं एक रिवीजन वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए, ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आइटम बोरोइंग्स और लोन्स एंड एडवांसेस, एसेट्स वाले जो लोन्स एंड एडवांसेस हैं। ठीक है, चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, आपको जब भी ऐसे कोई टॉपिक को याद करना होता है ना जिसमें 15-20 पॉइंट्स हैं और आपको सब याद रखने हैं और अलग अलग 15 पॉइंट याद करोगे तो आपको याद नहीं होगा। ऐसे केस में आप कोई कोई स्टोरी बनाएं, कोई सीक्वेंस बनाएं, जैसे मैंने इसमें एक लॉजिकल सीक्वेंस बनाई बोरोइंग से रिलेटेड ही। उससे क्या होगा ना, आपको याद ज़्यादा अच्छे से रहेगा, आप रिकॉल कर पाओगे बहुत अच्छे से एग्जाम के अंदर भी, और उससे पहले भी रिवाइज करते टाइम बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या लॉजिकल सीक्वेंस बनाई, आप खुद सोचिए। आप बोरोइंग्स की बात कर रहे हैं, लोन लेने की बात कर रहे हैं, है ना। तो क्या क्या चीज़ें होती हैं लोन लेने में? पहली प्रोसेस तो भाई लोन लेना ही है। कंपनी को जब लोन लेना है तो आप इंडिविजुअली भी लोन लेते हो तो कितनी बड़ी प्रोसेस होती है, कंपनी लोन लेगी तो और भी बड़ी प्रोसेस होगी, है ना। उसके बाद आप मंथली, क्वार्टरली, एनुअली जैसे भी इंटरेस्ट की, इंस्टॉलमेंट की कैलकुलेशन करोगे। ठीक है, उनकी फिर अपने बुक्स में एंट्री ड्यू करोगे, भाई इंटरेस्ट ड्यू है, ये फलाने बंदे को पे करना है या फलानी बैंक को पे करना है। फिर आप पे करोगे। चौथी चीज़, पे करने के बाद ये सारी कैलकुलेशन प्लस माइनस होने के बाद एंड में क्या होगा, आपके पास क्लोजिंग बैलेंस होगा, है ना। और फिर ऐसा साल दर साल होता रहेगा, वो साल दर साल होने के बाद फाइनली एक दिन आपका लोन डिस्चार्ज हो जाएगा, है ना। और कुछ अदर अदर पॉइंट्स हैं इसके अंदर। ठीक है, तो यही सीक्वेंस मैंने यहाँ पर बना दी, ये देखिए जो भी 5-6 पॉइंट्स हैं। अच्छा, अब आप ऑडिट करने गए। आप ऑडिट करने गए, आपने सबसे पहले वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मंगवाए 31 मार्च 21 के, सपोज। ठीक है, पूरे साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मंगाए, बैलेंस शीट आपको मिल गई लास्ट डे की। उसमें बोरोइंग्स आ रही हैं कुछ अमाउंट की। आपको चेक करना है कि ये जो अमाउंट इस बैलेंस शीट के अंदर आ रहा है ये ठीक है या नहीं है। तो पहली चीज़ तो आप क्या करोगे, आप कहोगे सर इसका लेजर दे दो मुझे, है ना। लेजर दो, बोरोइंग्स का लेजर। भाई लेजर के अंदर बहुत सारी एंट्रीज हुई होंगी। लोन हो सकता है नया लिया हो, इंटरेस्ट ऐड करा, इंटरेस्ट की पेमेंट करी, इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, चेक इस बैलेंस को लेजर के साथ ट्रेस करोगे। तो अगर आप इसमें देखो, ये रहा पॉइंट, क्लोजिंग बैलेंस से रिलेटेड पॉइंट है ना, तो क्लोजिंग बैलेंस के बकेट में डाल दिया, ट्रेस क्लोजिंग बैलेंस विद लेजर। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो भाई, जहां पर भी कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है ना, ये सबके लिए मान लो, जितने भी आइटम है, ट्रेड पेएबल, ट्रेड रिसीवेबल, सब में मान लो बैंक, कि जहां भी कोई तीसरी पार्टी का बैलेंस आ रहा है हमारी बुक्स में, हम क्या करेंगे, बैलेंस कंफर्मेशन लेंगे और हमारा जो ये बैलेंस है उसको बैलेंस कंफर्मेशन से ट्रेस कर लेंगे, ये लो, है ना। ठीक है, अच्छा, फिर बोरोविंग्स बुक्स, सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस की बात कर रहा हूं अभी तो। क्लोजिंग बैलेंस में बोरोविंग्स दो तरह की हो सकती हैं, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। तो अब आप ये देखो कि क्या क्लासिफिकेशन ठीक हुई भी है। मतलब जो पैसा अगले 12 महीने में ड्यू है, जो इंस्टॉलमेंट अगले 12 महीने में ड्यू है, उसको शॉर्ट टर्म में जाना चाहिए, करंट लाइबिलिटी में जाना चाहिए। और जो 12 महीने के बाद ड्यू है उसको नॉन करंट लाइबिलिटी में जाना चाहिए, लॉन्ग टर्म में जाना चाहिए, है ना। तो आप ये देखो कि क्या ये क्लासिफिकेशन ठीक से करी हुई है या नहीं करी हुई है ना। तो ये 4 पॉइंट आप देखें अगर, तो क्लोजिंग बैलेंस को कंफर्म करने के 4 पॉइंट तो हो गए ना। बैलेंस कंफर्मेशन ऑब्टेन करो। अब बैलेंस कंफर्मेशन ऑब्टेन में आप उसको डिटेल में लिख सकते हो, भाई किस टाइप की बैलेंस कंफर्मेशन ले, पॉजिटिव ले, नेगेटिव ले। ठीक है, उससे ट्रेस कर लो। और दूसरी चीज लेजर से ट्रेस कर लो। तीसरा क्या देख लो कि क्लासीफाई ठीक से करा हुआ है नहीं करा हुआ क्लोजिंग बैलेंस को। ठीक है, अच्छा, अब ये तो था क्लोजिंग बैलेंस को चेक करना। अब आपने साल भर में हो सकता है 2020-21 में लोन लिया हो, अब उसको कैसे चेक करें भाई। लोन लेने की एक प्रोसेस होगी कंपनी के अंदर, आप ये देखो कि प्रोसेस फॉलो हुई है या नहीं हुई। क्या क्या प्रोसेस होगी सर, भाई क्या एओए और एमओए की जो लिमिट्स हैं उसके अंदर ही है जो बोरोइंग करी। जो बोरोइंग करी क्या उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल लिया? जो बोरोइंग करी वो किस पर्पस के लिए करी? भाई कोई लोन आपको लेना है अगर, चलो अप्रूवल तो बाद में आएंगे, पहले तो आप ये सोचोगे ना किस पर्पस के लिए, भाई आपने बिल्डिंग खड़ी करनी है उसके लिए लेना है या शॉर्ट टर्म लोन लेना है ना। तो उसका पर्पस क्या था, लॉन्ग टर्म लोन लिया है या शॉर्ट टर्म लोन लिया है, और सिक्योर्ड लोन लिया है या अनसिक्योर्ड लोन लिया है। ये 5-6 चीजें तो आप लोन लेने से पहले ही सोचोगे ना। ऑडिट, एज एन ऑडिटर आप जब चेक करने जाओगे तो आप ये चीजें पूछोगे ना उनसे, अच्छा आपने लोन लिया एमओए में की लिमिट्स के अकॉर्डिंग था, अच्छा सिक्योर्ड लिया, अनसिक्योर्ड लिया, शॉर्ट टर्म लिया, लॉन्ग टर्म लिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल लिया था। कहाँ से पता चलेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल लिया था नहीं लिया था? उनके मिनट्स ऑफ मीटिंग हो गए, उनसे उनसे पता चल जाएगा। और ये सारे कंपनी के अंदर वाली जितनी बातें थी, ये सारे अप्रूवल्स हो के उसके बाद आपने लेंडर ढूंढा होगा कि हम किससे लोन ले सकते हैं, और फिर आपने उसके साथ एक अग्रीमेंट करा होगा। उस अग्रीमेंट में क्या होगा, इंटरेस्ट कितना, इंस्टॉलमेंट कितनी, वो सारी चीज़ें लिखी होंगी। तो जब आप लोन लेने की प्रोसेस को कवर करोगे, लोन लेने वाले पॉइंट को, सीक्वेंस को कवर करोगे, तो उसमें आप ये 5-6 पॉइंट बड़े आराम से लिख सकते हो ना यार। एमओए का अप्रूवल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल, सिक्योर्डली, अनसिक्योर्ड, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, उसके साथ जो अग्रीमेंट करा उसको चेक, ये सारी चीज़ें आप चेक कर लोगे।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल मिनट से चेक कर लोगे, एमओए की लिमिट्स एमओए से कर लोगे, ठीक है, और इंटरेस्ट और रीपेमेंट की टर्म्स जो होंगी वो लेंडर के एग्रीमेंट से कर लोगे। ये क्या टर्म्स थे? अच्छा, लोन लिया होगा साल के बीच में, उसके बाद उसकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की होगी, इंटरेस्ट को ड्यू करा होगा, तो आप ये देख लो कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन ठीक से करी है। और प्रीमियम क्यों लिखा हुआ है इसमें भाई? डिबेंचर्स भी तो एक टाइप की बोरोइंग्स है ना, और डिबेंचर्स में आपको याद होगा कि हम प्रीमियम पे रिडीम कर सकते हैं, तो हमको प्रीमियम जितना भी टाइम पीरियड है उसके हिसाब से रिकॉग्नाइज करना पड़ता है ना। तो अब आप देखो कि क्या वो प्रीमियम की जो रिकॉग्नाइज करा है उसकी कैलकुलेशन ठीक करी है या नहीं करी। आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हो, रिकम्प्यूट, है ना। फिर अकाउंटिंग करी होगी उसी उसी प्रीमियम की, उस इंटरेस्ट की, क्या वो अकाउंटिंग ठीक, पॉलिसीज या मेथड ठीक से करें। और फिर वो पेमेंट करी होगी, तो अब आप ये देखो क्या वो पेमेंट जो करी है वो ठीक करी है या नहीं करी है, क्या बैंक से पैसा गया है या नहीं गया है, जिस जहां जाना चाहिए था वहीं गया है या नहीं गया। तो ये आप पेमेंट वाले पार्ट को चेक कर सकते हो। क्लोजिंग बैलेंस का मैंने आपको बता ही दिया। और ऐसे करते करते, साल दर साल करते करते, एक टाइम के बाद आपका लोन हो जाएगा डिस्चार्ज। तो अब आप ये देख लो कि भाई उस बंदे जिससे आपने लोन लिया था, जिस बैंक से लिया था, उन्होंने आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया ना, एक डॉक्यूमेंट दे दिया कि भाई लोन पूरा हो गया कि नहीं। और साथ में अगर आपने कोई सिक्योरिटी गिरवी रखी हुई थी तो उस सिक्योरिटी के ऊपर से जो उनका क्लेम था वो भी उन्होंने छोड़ दिया है, नहीं छोड़ दिया। तो अगर आपको ये लॉजिकल सीक्वेंस याद है, भाई लोन लेना, इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करना, उसकी अकाउंटिंग करना, उनको पे करना, और फिर एंड में क्लोजिंग बैलेंस, और आखिरी लोन फाइनली डिस्चार्ज हो गया। अगर आपको ये 6 पॉइंट याद हैं, जो कि आसानी से याद हो सकते हैं, तो आप ये सारे पॉइंट्स बड़े आराम से लिख सकते हो, है ना। तो आप जब भी नोट्स बनाओ, मैंने एक वीडियो डाल दिया हाउ टू मेक नोट्स, उसमें भी आप देख सकते हो। अगर जब भी नोट्स बनाओ ऐसे एक लॉजिकल सीक्वेंस बनाओ, और फिर उसके हिसाब से पॉइंट्स को क्लासीफाई कर लो। आपने उस हिसाब से पॉइंट्स को क्लासीफाई कर लिया तो आपके 10-12 पॉइंट्स तो आपको सीधे सीधे याद हो जाएंगे। अब हो सकता है कुछ स्पेशल पॉइंट्स हो, जैसे इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं। एक तो हायर परचेज पे आपने कोई चीज़ खरीदी या लीज पे कोई चीज़ खरीदी, ठीक है, तो वो भी एक तरह की आपकी लाइबिलिटी है ना। मतलब आपको उस जो भी चीज़ आपने ली उसके बदले कुछ पेमेंट करनी है, साल दर साल, या फिर जो भी टर्म्स हैं। तो उसके लिए आपने एक पॉइंट लिख लिया कि भाई आप देख लो कि कोई हायर परचेज पे, कुछ हायर परचेज के कोई क्रेडिटर हैं या कोई लीज के कोई क्रेडिटर्स हैं, तो उनकी अकाउंटिंग, उनकी रिकॉर्डिंग, उनकी पेमेंट्स, वो सब भी चेक कर लो। दूसरा स्पेशल पॉइंट इन्होंने क्या बोला? डिबेंचर्स। डिबेंचर्स का एक पॉइंट प्रीमियम और डिस्काउंट वाला तो आ ही गया था। डिबेंचर्स का दूसरा पॉइंट फिर वही कि भाई कितना इंटरेस्ट पे करना है, उसकी कैलकुलेशन ठीक से हुई है या नहीं हुई है। तीसरा क्या बोला इन्होंने? फॉरेन करेंसी लोन्स। भाई क्लोजिंग डेट पर आपने कोई फॉरेन करेंसी का लोन लिया हुआ है, उसको आप एक्सचेंज रेट के हिसाब से बुक्स में डालोगे। एएस में पूरी गाइडेंस है, तो आप ये देखो कि क्या वो एएस की गाइडेंस के हिसाब से ही हमने अकाउंटिंग करी है या नहीं करी है, ठीक है। एक पॉइंट कि अगर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी फॉल्स बिलो आउटस्टैंडिंग लोन, भाई आपने 1 करोड़ का लोन लिया, 1.5 करोड़ की सिक्योरिटी रख दी, अब सिक्योरिटी की वैल्यू हो गई 50 लाख, तो अब आप अग्रीमेंट में देखो कि भाई ये कहीं, ये अब मतलब कवर्ड कितना है लोन, क्या 50 लाख तक ही कवर्ड है, और जो बच गया 50 लाख जो अब अनकवर्ड हो गया, अनसिक्योर्ड हो गया, उसके साथ क्या ट्रीटमेंट करी जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर कुछ अदर पॉइंट्स कि भाई आप ये कर सकते हो कि आपने जैसे बैलेंस कंफर्मेशन तो थर्ड पार्टी से मंगवाई, आप मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी से उनसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकते हो कि भाई ये जो आपने बुक्स में दिखा रखी है बोरोइंग, ये लेंडर जो है आपने एक्चुअल में इससे लोन लिया है, ठीक है, और आपने सही पीरियड में सही हिसाब से इसकी अकाउंटिंग करी है ना। ये आप उनसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो। तो दो चीज़ें तो एक्चुअल में हम हर जगह मांग लेते हैं, एक तो बैलेंस कंफर्मेशन अगर थर्ड पार्टी है, और अपनी मैनेजमेंट से जिस कंपनी के ऑडिट करने गए हैं उनसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। आगे अगली चीज़ क्या देख लो कि भाई 31 मार्च के बाद का तो कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है जो हमने 31 मार्च के अंदर ही डाल दिया, कोई सब्सिक्वेंट पीरियड का कोई इंटरेस्ट या सब्सिक्वेंट कोई ट्रांजेक्शन जो हमने इस पीरियड में डाल दी हो, ठीक है। और आखिरी है कि भाई ये 180, 185, 186 सेक्शंस हैं, इनसे क्या कंप्लाइंस हुई है या नहीं हुई है। किसके सेक्शन है? कंपनीज एक्ट के। तो अगर आप मोटा मोटी देखो भाई, तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं ना आपके, ये तो आपको याद हो जाएंगे अगर आपको ये लॉजिकल सीक्वेंस याद है। उसके अलावा आपको स्पेशल पॉइंट्स 3 याद रखने हैं, एक हायर परचेज, एक डिबेंचर और एक फॉरेन करेंसी लोन्स। आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा वाले जो पॉइंट्स हैं ना, ये अगर आपको याद रह जाए तो लिख देना, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका आंसर जो है ना, अब आप 10-12 पॉइंट लिख दोगे, उससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, पूरे वो 15-20 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये समझ आ गया बोरोविंग्स का। अब दूसरा स्टेप, पहला स्टेप मैंने आपको क्या बोला कि ऐसे टॉपिक्स को याद करने का पहला स्टेप होता है कि आप ये लॉजिकल सीक्वेंस बनाएं कुछ। दूसरा स्टेप
जो भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं ना उनको साथ में पढ़ो। बहुत सारे पॉइंट्स रेपिटेटिव होते हैं, जैसे अब ये देखो लोन्स एंड एडवांसेस एसेट्स, वहां था लोन लिया, यहां था लोन दिया। लोन दिया तो लोन देने की क्या प्रोसेस होगी, फिर वही लोन देना। अब भाई आपकी कंपनी आपको अलाउ करती है लोन देना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल लगेगा, मेमोरेंडम में अलाउड है या नहीं अलाउड है, आपने सिक्योर्ड लोन लिया या अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड लोन दिया या अनसिक्योर्ड लोन दिया। भाई अनसिक्योर्ड, अब अगर अनसिक्योर्ड दिया तो आप देखो रिलेटेड पार्टी को तो नहीं दिया। वहां पर भी ये सेम चीज देख सकते हो कि भाई कोई रिलेटेड पार्टी से तो लोन नहीं लिया, भाई एक्चुअल में लोन लिया भी है या नहीं लिया है, इंटरेस्ट कहीं हम ज्यादा तो नहीं पे कर रहे, ये रिस्क आ जाता है ना। तो रिलेटेड पार्टी वाला पॉइंट आप इसमें चेक कर सकते हो। फिर आपने मंथली इंटरेस्ट ड्यू करा होगा, अब आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो आप देखो कि क्या वो जो इंटरेस्ट है वो टर्म्स में जो इंटरेस्ट का रेट था वही था। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो कि भाई कैलकुलेशन ठीक करी है या नहीं करी है। फिर आप उसकी अकाउंटिंग करोगे, फिर वही बात की अकाउंटिंग आपने ठीक से करी है या नहीं करी है। अब इस केस में क्या आ जाता है, एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी आ जाता है, तो आप एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का भी एग्जांपल का भी एक पॉइंट डाल सकते हो कि भाई कोई ऐसा डेट तो नहीं है जो डाउटफुल हो गया है जो हमको राइट ऑफ करना पड़े। देखो आपने लोन ले रखा है तो वही ना, आप एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हो, इनकम्स को नहीं करते हो जब तक इनकम रियलाइज ना हो जाए। सेम पॉइंट यहाँ पर है, ये हमारा हो सकता है नुकसान हो गया हो, अगर कोई लोन हमारा रिकवर नहीं हो रहा है, हो सकता है रिकवर ना हो, तो वो हमको राइट ऑफ करना पड़ सकता है। तो आप देखो एज एन ऑडिटर कि भाई कहीं कोई ऐसे लोन्स तो नहीं है जो बहुत ज़्यादा पुराने हो गए, बहुत टाइम से इंस्टॉलमेंट नहीं आई है, वो राइट ऑफ करने की ज़रूरत तो नहीं है उनको। आप ये चीज़ चेक कर लो, ठीक है। फिर एंड में आप रिसीव करोगे तो रिसीव में देखो आप बैंक्स देख सकते हो, बैंक की डिटेल्स देख सकते हो, कहाँ रिसीव हुआ, सही अमाउंट रिसीव हुआ या नहीं हुआ, ऑब्वियसली वो चेक कर सकते हो। उसके बाद क्लोजिंग कन्फर्मेशन, क्लोजिंग में तो वही बात है, क्लोजिंग का जो बैलेंस आ रहा है लेजर से चेक कर लो, और बैलेंस कन्फर्मेशन मंगवा के बैलेंस कन्फर्मेशन से चेक कर लो। फॉरेन करेंसी लोन वहाँ भी था, यहाँ भी है। फॉरेन करेंसी लोन को कैसे चेक करना है, आपको ये देखना है कि AS11 के हिसाब से उसकी एक्सचेंज रेट की कैलकुलेशन ठीक से हुई है या नहीं हुई है ना। अब इस टॉपिक में ये इतना पोर्शन जो था ये एज इट इज, सॉरी ये एज इट इज, एक आध पॉइंट को छोड़ के, एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाले पॉइंट को छोड़ के एज इट इज वैसा ही है जैसा बोरोविंग्स का था, लोन लेने वाली प्रोसेस थी। बस आपको लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज करनी है, इंटरेस्ट रिसीव की जगह इंटरेस्ट पे करा, लोन बोरोविंग के करने की बजाय लोन्स एंड एडवांसेस हमने दिए, और एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का राइट ऑफ करने वाला जो पॉइंट है वो एक्स्ट्रा आ गया, है ना। अब इन्होंने जो बुक में जो टॉपिक है, बुक में क्या है, लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर एसेट्स, सॉरी अदर एसेट्स। तो लोन्स एंड एडवांसेस वाला पोर्शन तो यहाँ कवर हो गया। अब अदर एसेट्स में इन्होंने 2 ही पॉइंट कवर करे हैं, 2 भी कह रहा था, एक ही पॉइंट कवर करा है, स्टैच्यूटरी ड्यूज। भाई जीएसटी के कुछ स्टैच्यूटरी ड्यूज है, आप ये देख सकते हो कि भाई जो बुक्स में जो आपका जीएसटी का अमाउंट आ रहा है, एक्चुअल में रिटर्न में भी वही आपने पे करा है या नहीं करा है ना। और दूसरी चीज़ क्या, जो जीएसटी का इनपुट क्रेडिट लिया, एक होता है रीजनेबल एनालिसिस, बहुत जगह इस्तेमाल होता है। रीजनेबल एनालिसिस क्या होता है कि भाई मान लीजिए आपने 1 करोड़ की परचेस करी है ना, आपके पास परचेस का एक अमाउंट होगा 1 करोड़ का, और आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हो उसमें ऑन एन एवरेज मतलब 18% का जीएसटी का रेट है, जो आप माल खरीदते हो उस पर 18% जीएसटी आता है। तो आपने 1 करोड़ का माल खरीदा, आपने सिंपल एक ये देखा कि 1 करोड़ का अगर मैंने माल खरीदा है तो 18% उसके ऊपर 18 लाख का आईटीसी मिलना चाहिए मुझे, है ना। तो अब आप ये देखो कि आपको कितना आईटीसी मिला है। अगर कुछ वेरिएंस है, नॉमिनल सा वेरिएंस है तो छोड़ दो, अगर बहुत ज़्यादा वेरिएंस है तो आप कंपनी से एक्सप्लेनेशन मांगो कि भैया वेरिएंस क्यों आ रहा है, आपको आईटीसी कम भी क्यों मिल रहा है और ज़्यादा भी क्यों मिल रहा है ना। मतलब कम मिल रहा है तो हो सकता है उस बंदे ने अपनी रिटर्न ना फाइल करी हो, जिसकी वजह से हमको आईटीसी शो ना कर रहा हो। समझ रहे हो, जीएसटी में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जब भी जिससे हमने परचेज किया होता है वो अपनी रिटर्न फाइल करता है, तब हमारे आईटीसी में शो होना शुरू हो जाता है। हो सकता है उसने रिटर्न ना फाइल करी हो, वो आईटीसी हमको मिलेगा नहीं अगर उसने नहीं फाइल करी तो ये चीज़ आप चेक कर सकते हो। ये आ गया अदर एसेट्स का पॉइंट। तो एक्चुअल में अगर आप बोरोविंग्स एंड लोन्स एंड एडवांसेस के टॉपिक को साथ में उठाओगे तो आपको सिर्फ एक टॉपिक याद करना है, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। बस ये जो स्पेशल पॉइंट्स हैं ना, ये वाले स्पेशल पॉइंट्स, इनको आप हाईलाइट कर लो कि भाई जब मैं रिवाइज करने लगूंगा ना पेपर में, तो मैं क्या करूंगा, मैं बुक बंद करूंगा, आंखें बंद करूंगा, और मैं ना बोरोइंग से रिलेटेड ये सीक्वेंस याद करूंगा, और इससे रिलेटेड ये जितने पॉइंट्स हैं ना, ये मेरे को याद हो जाएंगे, मन में आ जाएंगे, मैक्सिमम आ जाएंगे, इक्का दुक्का हो सकता है भूल भी जाओ, कोई बात नहीं। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं याद करूंगा कि स्पेशल पॉइंट कुछ याद आ रहे हैं मुझे, अगर याद आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद आ रहे हैं तो मैं सिर्फ स्पेशल पॉइंट्स को रीड कर लूंगा।
ताकि मेरा टाइम बचे। अगर मैं 20 पॉइंट याद करने 20 पॉइंट फिर से रीड करने जाऊँगा ना, तो मैं 20वें तक तो पहुँच ही नहीं पाऊँगा, आधे पॉइंट्स बीच में भूल जाऊँगा, और वो भी जो पढ़ूंगा वो भी याद नहीं होंगे ठीक से। इसीलिए मैंने कैटेगराइजेशन करी है, इसलिए मैंने लॉजिकल सीक्वेंस का इस्तेमाल करा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इस लॉजिकल सीक्वेंस को आप नोट कर लें कहीं पर, इस वीडियो को बार बार देखने की जरूरत नहीं है, इस लॉजिकल सीक्वेंस को आप लोग याद कर लें और नोट कर लें। ये जो एक्सेल की फाइल है, अभी सारे आइटम्स इसमें नहीं आए हैं। आप नीचे देखेंगे तो मैं दिखा दूं, बोरोइंग्स, लोन्स एंड एडवांसेस आया, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल्स आया, कैश आया, टेंजिबल एसेट्स, अभी कुछ आइटम्स बचे हुए हैं, है ना, वो भी धीरे धीरे मैं बना रहा हूँ। एनीवेज मैंने ये ड्राइव का जो लिंक है इस वीडियो के साथ, उसके अंदर मैंने ये फाइल जो एक्सेल की है डाल दी है। तो अभी तक जितना है आप उसको रेफर कर सकते हैं, आप उससे पढ़ सकते हैं, और जैसे जैसे और अपडेट होता रहेगा मैं उसी में अपडेट करता रहूँगा। तो आपको ऐसा नहीं है कि कोई नई फाइल डालूंगा मैं उसके अंदर, मैं उसी को रिप्लेस कर दूंगा। तो आप जब भी खोलेंगे, जो कुछ भी अपडेट हुआ होगा, आप उसमें से कॉपी करके अपने आपने जो वो एक्सेल फाइल डाउनलोड करके रखी है आप उसमें पेस्ट कर लें और इसको फॉलो कर लें। हाँ, एक एडवाइस मेरी है, अभी जिन लोगों के एग्ज़ाम्स जो जुलाई में भी हैं, वो लोग क्या करें, अगर टाइम है तो इन पॉइंट्स को कवर करके एक बार के लिए जो बुक का मटेरियल है ना वो रीड कर लें। कैसे रीड करना है, एक एक को पूरा नहीं करना। देखा आपने, अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पूर्व का पॉइंट है टिक, लेंडर एग्रीमेंट का पॉइंट है टिक, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का शेड्यूल का पॉइंट है टिक, एओएमओए की लिमिट्स का पॉइंट है टिक, रिलेटेड पार्टी का पॉइंट है टिक। टिक करना है सिर्फ, और जो पॉइंट आपका टिक नहीं हो पा रहा है उसको एक बार रीड कर लो, हो सकता है कोई एक आध पॉइंट रह भी गया हो, है ना, उसको टिक कर लो। और डिस्क्लोजर्स का जो पार्ट है वो भी साथ में आप उसको रीड कर लो। डिस्क्लोजर्स का मैंने सोचा मैंने एक अलग वीडियो बना दूंगा, सबका अलग अलग डिस्क्लोजर बताने की बजाय ना इकट्ठा डिस्क्लोजर बता दूंगा, जितनों के लिंक होंगे ना साथ के साथ लिंक कर देंगे, ठीक है, एक ही टेबल बना के इकट्ठे डिस्क्लोजर्स बता दूंगा सबके, ठीक है। चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। ऐसी ऐसी वीडियोस छोटी छोटी मैं रोज़ एक एक दो दो आइटम्स कवर करता रहूँगा। इसमें ये दोनों करें, अगले में ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल कर लेंगे, उसके अगले में शेयर कैपिटल कर लेंगे, जैसे भी कवर करते रहेंगे। आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।